नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम ऑफ जियोग्राफी में। तो साथियों, पिछली वीडियो में अपने बात की थी राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया था। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला और पूर्वी मैदानी पठार और पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में अपनी चर्चा की थी। तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको भी क्या है कि 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। ठीक है साथियों, तो आज अपने बात करेंगे शुष्क मरुस्थल के बारे में। ठीक है, तो साथियों शुष्क मरुस्थल का जो विस्तार है वो 5 जिलों में है। तो वो 5 जिले कौन कौन से हैं उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो साथियों चलते हैं अपनी क्लास की ओर और बात करते हैं शुष्क मरुस्थल की कि शुष्क मरुस्थल में जो 5 जिले आते हैं वह कौन कौन से हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। अपनी चर्चा कर रहे हैं साथियों शुष्क मरुस्थल के बारे में। शुष्क मरुस्थल, ठीक है साथियों। तो शुष्क मरुस्थल में मरुस्थल का जो विस्तार है, तो शुष्क मरुस्थल के विस्तार में 5 जिले शामिल होते हैं। तो साथियों 5 जिले कौन कौन से हैं? साथियों 5 जिले हैं बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चूरू। कौन कौन से साथियों? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चूरू। अपने विस्तार की अगर बात करें, विस्तार की अगर अपने बात करें तो साथियों शुष्क मरुस्थल प्रदेश में 5 जिले शामिल होते हैं। पांच जिले कौन कौन से हैं साथियों? जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और कौन सा है साथियों? चूरू। ठीक है साथियों, कि जो शुष्क मरुस्थल का विस्तार है वो 5 जिलों में है। तो 5 जिले हैं साथियों, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और चूरू। ठीक है साथियों, ये वो 5 जिले हैं कि जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू। ठीक है साथियों, समझ आ गया होगा कि अगर पूछ लिया जाए कि शुष्क मरुस्थल में 5 जिले कौन कौन से शामिल है, ठीक है, तो ये जो 5 जिले हैं ये शुष्क मरुस्थल में शामिल है। ठीक है साथियों, इसी के साथ अगर वर्षा की बात करें, अगर साथियों वर्षा की बात करें तो वर्षा साथियों 25 सेंटीमीटर से कम होती है। कितनी होती है साथियों? 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है साथियों, कि शुष्क मरुस्थल में 5 जिले शामिल है, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू, और वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है साथियों, और बालुका स्तूप के आधार पर शुष्क मरुस्थल कितने प्रकार का है साथियों? तो बालुका मरुस्थल के आधार पर, सॉरी, बालुका स्तूप के आधार पर, बालुका स्तूप के आधार पर शुष्क मरुस्थल 2 प्रकार का है। ठीक है साथियों, कि यानी बालुका स्तूप के आधार पर शुष्क मरुस्थल है वो साथियों कितने प्रकार का है? कि 2 प्रकार का है। ठीक है साथियों, तो बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। ठीक है साथियों, तो बालू शुष्क मरुस्थल है वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? कि बालुका स्तूप युक्त और बालुका स्तूप मुक्त। शुष्क मरुस्थल है जो ये 2 प्रकार का है। एक तो है साथियों बालुका स्तूप युक्त,
और दूसरा कौन सा है साथियों, बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है साथियों, यानी कि शुष्क मरुस्थल में तो एक हिस्से में तो क्या है कि बालू का स्तूप पाए जाते हैं और दूसरे हिस्से में क्या है कि बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं। तो पहले हिस्से में जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो साथियों 41.5% है। कितने हैं साथियों, 41.5% है बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं, अपने बालू का स्तूप युक्त की बात कर रहे हैं कि बालू का स्तूप युक्त के अंदर 41.5% बालू का स्तूप पाए जाते हैं। और दूसरे बालू का स्तूप मुक्त की बात करें तो यहाँ कितने पाए जाते हैं साथियों, 58.5% बालू का स्तूप पाए जाते हैं। 58.5% बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो साथियों सर्वाधिक बालू का स्तूप जो पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक बालू का स्तूप का विस्तार है साथियों, तो वो सर्वाधिक किस में है साथियों, वो है साथियों जैसलमेर के अंदर है। किसके अंदर साथियों, कि सर्वाधिक बालू का स्तूप का विस्तार जैसलमेर में है। कहाँ है साथियों, कि सर्वाधिक बालू का स्तूप का विस्तार कहाँ है, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है साथियों, को सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो जोधपुर में पाए जाते हैं। यानी बालू का स्तूप है वो सभी प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं साथियों, जोधपुर। ठीक है साथियों, यानी सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पाए जाते हैं, कि जोधपुर में पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है साथियों, सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप है साथियों पेरावोलिक। कौन सा है साथियों, पेरावोलिक, की राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा साथियों, पेरावोलिक। ठीक है साथियों, कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा है, पेरावोलिक है। कौन सा है साथियों, पेरावोलिक है। ठीक है साथियों, समझ आ गया है कि शुष्क मरुस्थल में 5 जिले शामिल होते हैं, वो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और चूरू। ठीक है साथियों, और वर्षा है तो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। और बालू का स्तूप के आधार पर अगर शुष्क मरुस्थल की बात की जाए तो शुष्क मरुस्थल बालू का स्तूप के आधार पर 2 प्रकार का है। ठीक है साथियों, कि बालू का स्तूप युक्त है और दूसरा कौन सा है, बालू का स्तूप मुक्त है। बालू का स्तूप युक्त में 41.5% भाग आता है और बालू का स्तूप मुक्त में 58.5% भाग आता है। ठीक है साथियों, कि सर्वाधिक बालू का स्तूप का विस्तार है वो जैसलमेर में है। कहाँ साथियों, जैसलमेर के अंदर है। और बालू का स्तूप सभी प्रकार के जोधपुर में पाए जाते हैं, यानी सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो जोधपुर के अंदर पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बालू का स्तूप कौन सा साथियों, पेरावोलिक है। ठीक है साथियों, अब कि अपने बात कर रहे हैं बालू का स्तूप की, कि बालू का स्तूप की अपने बात कर रहे हैं, तो बालू का स्तूप होता क्या है। ठीक है साथियों, कि बालू का स्तूप क्या होता है, कि पवन के द्वारा, यानी अपनी जो हवा चलती है वो हवा के द्वारा मिट्टी के जमाव या निक्षेपण से बनने वाली संरचनाएं क्या कहलाती है साथियों, बालू का स्तूप कहलाती है। नोट आउट कर देता हूं आपको। ठीक है साथियों, कि बालू का स्तूप किसे कहते हैं,
बालू का स्तूप। ठीक है साथियों, तो बल को स्तूप कहते हैं साथियों कि पवन के द्वारा यानी हवा के द्वारा पवन या हवा या क्या कह लो साथियों कि वायु के द्वारा मिट्टी के अत्यधिक जमाव से बनने वाली संरचनाएं क्या कहलाती है साथियों? बालू का स्तूप कहलाती है। ठीक है साथियों, कि मिट्टी के हवा द्वारा या वायु के द्वारा मिट्टी के जमाव या निक्षेपण निक्षेपण, ठीक है, यानी मिट्टी का जो जमाव हो जाता है, अत्यधिक जमाव हो जाता है, उससे जो संरचना बनती है साथियों वो क्या होती है? बालू का स्तूप होती है। ठीक है साथियों, तो राजस्थान के अंदर कितने प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? तो राजस्थान में साथियों, राजस्थान में 6 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, कि राजस्थान में 6 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, तो पहला बालू का स्तूप कौन सा है साथियों? तो पहला बालू का स्तूप है साथियों, पहला बालू का स्तूप है साथियों बरखान बालू का स्तूप। कौन सा है साथियों? बरखान बालू का स्तूप। बरखान बालू का स्तूप। ठीक है साथियों, कि बरखान बालू का स्तूप है। ठीक है, 6 के अंदर से पहला जो बालू का स्तूप पाया जाता है वो कौन सा है? बरखान बालू का स्तूप है। बरखान एक तुर्की शब्द है। कौन सा शब्द है? बरखान कौन सा शब्द है साथियों? बरखान एक तुर्की शब्द है। तुर्की शब्द है। ठीक है साथियों, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्धचंद्राकार, यानी आधा चांद होता है ना, जिस प्रकार से ये जो चंद्रमा होता है, यानी जिसका अर्थ क्या होता है? अर्धचंद्राकार। ठीक है साथियों, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है साथियों, जो बरखान शब्द है वो कौन सा है? वो तुर्की शब्द है, यानी तुर्की शब्द है। बरखान कौन सा शब्द है? तुर्की शब्द है, और जिसका अर्थ क्या होता है? अर्धचंद्राकार होता है। ठीक है साथियों, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्धचंद्राकार होता है। और बरखान अर्धचंद्राकार संरचना के बालू का स्तूप होते हैं। यानी इस प्रकार से जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इस प्रकार से जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है साथियों, समझ आ गया होगा आपको कि जो राजस्थान में 6 प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसमें से एक बरखान बालू का स्तूप होता है। तो बरखान क्या है? कि बरखान एक तुर्की शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्धचंद्राकार होता है। और बरखान अर्धचंद्राकार संरचना के बालू का स्तूप होते हैं। बरखान क्या होते हैं? अर्धचंद्राकार संरचना के अर्धचंद्राकार संरचना के बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है साथियों, समझ आ गया आपको? चलो आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, तो ये मरुस्थलीय में सर्वाधिक योगदान होते हैं। ये क्या होते हैं साथियों? मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, उसमें क्या होते हैं? सर्वाधिक योगदान होते हैं। इनका सर्वाधिक
योगदान है। ठीक है साथियों, कि मरुस्थलीय क्षेत्र में इनका सर्वाधिक योगदान होते हैं और ये सर्वाधिक विनाशकारी भी होते हैं। ठीक है साथियों, ये बालू का स्तूप होते हैं जो सर्वाधिक विनाशकारी बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है साथियों, तो सर्वाधिक इनका जो विस्तार होता है वो शेखावटी क्षेत्र में होता है, यानी इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें, ठीक है, बरखान बालू का स्तूप का सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है साथियों? शेखावटी क्षेत्र में होता है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है? शेखावटी क्षेत्र जो होते हैं, जैसे शेखावटी क्षेत्र कहाँ होते हैं साथियों? की जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू के अंदर ये क्या है कि सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये अर्धचंद्राकार होते हैं। ठीक है, इसकी शेप जो बता दी मैंने आपको, इस प्रकार से ये पाए जाते हैं, इस प्रकार से इनकी संरचना होती है। तो सर्वाधिक विस्तार इनका कहाँ होता है? जैसलमेर, बाड़मेर और चूरू के अंदर इनका सर्वाधिक विस्तार होता है। ठीक है साथियों, समझा गया। अब आगे चलते हैं, तो अगला जो अपना बालू का स्तूप है साथियों, उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। तो साथियों दूसरा अपना जो बालू का स्तूप पाया जाता है, तो साथियों वो कौन सा? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कौन सा है साथियों? दूसरा अपना जो बालू का स्तूप है वो अनुप्रस्थ अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है साथियों, तो अपनी चर्चा करते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के बारे में। ठीक है साथियों, कि पवन के मार्ग में अवरोध से पवन की दिशा के समकोण लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप, यानी हवा का जैसे यानी हवा इस प्रकार चल रही है। ठीक है, इस प्रकार हवा चल रही है, यानी पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चल रही है। तो पवन के मार्ग में अवरोध से पवन की दिशा के समकोण लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप, यानी इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं साथियों, इस प्रकार से जो बालू का स्तूप बनते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप बोलते हैं। ठीक है साथियों, समझ आ गया होगा कि इस प्रकार जो अपने देखते हैं, ये टिब्बा सेक्टर होते हैं, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर या चूरू के अंदर जो टिब्बा सेक्टर होते हैं, उसमें बालू का स्तूप किस प्रकार से बनते हैं? इस प्रकार से बनते हैं, लंबवत बनते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कौन से होते हैं कि बालू का स्तूप कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है साथियों, यानी पवन के मार्ग पवन के मार्ग में अवरोध क्रम से। ठीक है साथियों, कि पवन के मार्ग में अवरोध क्रम से पवन की दिशा में पवन की दिशा में समकोण या लंबवत। ठीक है, पवन के मार्ग में अवरोध क्रम से पवन की दिशा के समकोण या लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। कौन से होते हैं साथियों? कि पवन के मार्ग में अवरोध क्रम से पवन की दिशा में समकोण लंबवत बनने वाले बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है साथियों, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं कि यानी पवन के मार्ग में अवरोध क्रम से पवन की दिशा की ओर
यानी पवन की दिशा की ओर समकोण या लंबवत बनने वाले जो बालू स्तूप होते हैं वो कौन से होते हैं? अनुप्रस्थ बालू स्तूप होते हैं। ठीक है साथियों, और सर्वाधिक इनका विस्तार है साथियों, तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है साथियों? उसके सर्वाधिक विस्तार साथियों इनका जोधपुर के अंदर होता है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है साथियों? जोधपुर के अंदर हो जाता है। ठीक है साथियों, अब अपने बात करते हैं अनुधेरिया बालू स्तूप की। तीसरा जो बालू स्तूप आता है साथियों वो कौन सा आता है? अनुधेरिया। अनुधेरिया बालू स्तूप। ठीक है साथियों, अनुधेरिया बालू स्तूप के बारे में, तो पवन की दिशा के समांतर, ठीक है साथियों, कुछ पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू स्तूप कौन से होते हैं? अनुधेरिया बालू स्तूप कहते हैं इनको। पवन की दिशा के समांतर, कि पवन की दिशा के समांतर बनने वाले बालू का स्तूप। बालू का स्तूप। ठीक है साथियों, और सर्वाधिक इनका जो विस्तार होता है साथियों, सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है साथियों? जैसलमेर के अंदर होता है। सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर। सर्वाधिक विस्तार कहाँ होता है साथियों? जैसलमेर में होता है। ठीक है साथियों, चौथा वह जो बालू का स्तूप है, तो पेरावोलिक बालू का स्तूप कहते हैं इनको। चौथा बालू का स्तूप कौन सा अपना? पेरावोलिक। पेरावोलिक बालू का स्तूप। ठीक है साथियों, ये पेराबोलिक बालू का स्तूप है, ये बरखान के विपरीत संरचना बनाते हैं। यानी जो बरखान की इस प्रकार संरचना बनती है, इस प्रकार जो बरखान की संरचना बनती है, यानी अर्धचंद्राकार के हिसाब से बनती है, तो ये क्यों पेराबोलिक होते हैं साथियों? पेराबोलिक संरचना कैसे बनाते हैं? इस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से। तो पेराबोलिक की संरचना बनती है वो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं? कि यह है बरखान के विपरीत संरचना बनाते हैं। ठीक है साथियों, पैराबोलिक बालू का स्तूप है ये, बरखान या अर्धचंद्राकार स्तूप है, उसके विपरीत ये संरचना बनाते हैं। ठीक है साथियों, और झाड़ियों के सारे विकसित बहुमुखी बालू का स्तूप है। ठीक है साथियों, की झाड़ी है सर्वाधिक कहाँ होते हैं? ये झाड़ियों के किनारे होते हैं। सर्वाधिक झाड़ियों के किनारे विकसित बालू। ठीक है साथियों, सर्वाधिक इनका जो विस्तार कहाँ होता है साथियों? सर्वाधिक विस्तार ये झाड़ियों के किनारे पे होता है। ठीक है, और ये सभी मरुस्थलीय जो जिले हैं, जैसे मरुस्थलीय जिलों की अपनी बात की थी कि शुष्क मरुस्थल के अंदर 5 जिले आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और चूरू। ठीक है साथियों, तो सभी प्रकार के जो यानी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश के अंदर जो भी मरुस्थल आते हैं, तो सबके अंदर ये पाए जाते हैं। पैराबोलिक बालू का स्तूप सभी जिलों में पाए जाते हैं। इनका विस्तार है वो सभी जिलों में होता है। ठीक है साथियों, अब अपने आगे वाली जो बात करते हैं कि पैराबोलिक राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला बालू का स्तूप है। राजस्थान में पैराबोलिक है ये सर्वाधिक विस्तार इसका राजस्थान में है। राजस्थान में
पाए जाने वाला बालू का स्तूप। ठीक है साथियों, पैराबोलिक बालू का स्तूप है, ये सर्वाधिक राजस्थान के अंदर पाया जाता है। ठीक है, पांचवा जो बालू का स्तूप है साथियों, वह है स्क्रब कापिश या स्क्राफिज। ठीक है, या स्क्राफिज बालू का स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? पांचवा जो बालू का स्तूप है, ये स्क्राफिज, स्क्रफ, या तो इसको बोलते हैं स्क्रफ कापिज, स्क्रब कापिज, या क्या बोल सकते हैं इसको? स्क्राफिज, स्क्राफिज बालू का स्तूप। ठीक है साथियों, ये जो स्क्राफिज बालू का स्तूप है, ये झाड़ियों के सहारे निर्मित नवचंद्राकार बालू का स्तूप है। ठीक है, यानी झाड़ियों के किनारे नवचंद्राकार विकसित बालू का स्तूप। ठीक है, स्क्रब काफी जो बालू का स्तूप है, ये झाड़ियों के किनारे नवचंद्राकार विकसित बालू का स्तूप है। ठीक है साथियों, और राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे छोटा बालू का स्तूप है, ये राजस्थान में पाए जाने वाला सबसे छोटा बालू का स्तूप है, यानी राजस्थान में इसका आकार है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है साथियों, तो विस्तार है तो इसका ये भी सभी मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। विस्तार की बात करें तो सभी मरुस्थलीय जिलों, ठीक है साथियों। और छठा जो बालू का स्तूप है वो साथियों है कौन सा है? तारानुमा बालू का स्तूप। छठा जो बालू का स्तूप है साथियों, कौन सा है? तारानुमा बालू का स्तूप। अब बात करें अपने विस्तार की, ठीक है साथियों, कि तारानुमा बालू का स्तूप के विस्तार की अगर बात करें तो ये मोहनगढ़ जैसलमेर, मोहनगढ़ कहाँ आ जाता है साथियों? जैसलमेर। वो कहाँ है साथियों इसका विस्तार? सूरतगढ़। सूरतगढ़ कहाँ है साथियों? गंगानगर में। ठीक है साथियों, तारानुमा बालू का स्तूप है, तारानुमा बालू का स्तूप का विस्तार पाया जाता है साथियों मोहनगढ़, कहाँ है? जैसलमेर में, और सूरतगढ़ में पाया जाता है। ऊंचाई इसकी क्या होती है कि 10 से 25 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ऊंचाई की अगर बात करें, ऊंचाई कितनी होती है साथियों? 10 से 25 मीटर की ऊंचाई। ऊंचाई 10 से 25 मीटर की होती है। ठीक है साथियों, और बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने के से यानी अब बात करते हैं सीफ की। ठीक है, तो तारानुमा बालू का स्तूप में इसमें सीफ स्तूप होते हैं।
ठीक है साथियों, ये बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है, इसे शीफ कहा जाता है। ठीक है साथियों, यह अनुदैर्घ्य संरचना का बालू का स्तूप होता है। यानी ये तीसरा जो बालू का स्तूप हमने पढ़ा था, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होता है। ठीक है, उस प्रकार की इसकी संरचना होती है। शीफ जो बालू का स्तूप होते हैं, यानी शीफ जो बालू का स्तूप होते हैं, बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। यानी बरखान जो बालू का स्तूप होते हैं, यानी अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप होते हैं, ठीक है, उसकी एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। यानी जो अर्धचंद्राकार इस प्रकार से जो बनता है बालू का स्तूप, इसका एक दिशा है कि आगे की तरफ इस प्रकार बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोलता है, बोला जाता है, इसको बोला जाता है शीफ। ठीक है, यह अनुदैर्घ्य संरचना का बालू का स्तूप भी है। इसको क्या बोलते हैं कि बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा यानी बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने से परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा क्या होती है, आगे चली जाती है। बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक है साथियों, कि बरखान के निर्माण के दौरान पवन की दिशा में परिवर्तन होने से बरखान की एक भुजा आगे की ओर बढ़ जाती है। इसे क्या कहा जाता है, इसे शीफ कहा जाता है। इसे शीफ कहा जाता है। ठीक है साथियों, और एक प्रकार से ये अनुदैर्घ्य, एक प्रकार से ये है क्या है, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी है। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप भी है। ठीक है साथियों, ये अपने शुष्क मरुस्थल के 5-6 जो बालू का स्तूप थे, उनके बारे में आज अपने चर्चा की है। ठीक है साथियों, और आगे की जो शुष्क मरुस्थल है, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। तो अपने आगे पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।